देखिए बेटे, कल के लेक्चर में हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे थे, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं, ई साई इज इक्वल टू एच साई। यहाँ एच क्या था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको पहले फॉर्म में लिखा था मैंने, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx2 प्लस ई साई इज इक्वल टू बी साई। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि इसको यहाँ भेज दो, पूरा एक्स वाई जेड में लिख लो, इसको इधर भेज दोगे तो क्या लिखोगे, d2 साई अपॉन dx2 प्लस, नहीं प्लस यहाँ पे था v फाई इज इक्वल टू e फाई। तो इसको इधर ले आओगे तो क्या लिखोगे, e माइनस वी 2m अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको 3 डायमेंशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, del 2 साई अपॉन del x2 प्लस del 2 साई अपॉन del y2 प्लस del 2 साई अपॉन del z2 प्लस h कट की h अपॉन 2m भी लिख सकते हो, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, e माइनस b साई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का इसका मतलब क्या, अभी आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो छोड़ो, इसको याद रखो। ठीक है, फिर क्या पढ़ाया था आपको, साई। साई क्या होता है, साई इज अ वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन की क्या होता है, ये श्रोडिंगर ने बोला कि इस इक्वेशन में साई मेरा वेव फंक्शन है एंड दिस वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल द डायनामिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। इस वेव फंक्शन में सारी की सारी डायनामिकल इंफॉर्मेशन है, और इस वेव फंक्शन को अगर मैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से ऑपरेट करता हूं तो आई कैन गेट डिफरेंट वैल्यूज, सम ऑफ विच माइट बी एक्सेप्टेबल एंड सम ऑफ विच माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो जो साई होता है इसकी अपनी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। मैक्सिमम मैं क्या बोल सकता हूँ इस साई को, कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह रिप्रेजेंट करो तो उसका ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये क्या होगा, साई। ठीक, फिर साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस किसने दिया था, साई स्क्वायर का दिया था। साई स्क्वायर का बॉर्न नाम के साइंटिस्ट ने फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया था, इसको बोलते हैं बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। उसने क्या बोला था, साई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी जो है, ठीक, ये हो गया बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आपको बताया था कि बिकॉज सिंस इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, और इलेक्ट्रॉन हम एटम के अंदर की बात कर रहे हैं, तो साई के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होंगे। तो साई क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। दूसरा साई क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा साई क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। चौथा क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या हो, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी साई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए मान लीजिए x में करें तो dx लिखेंगे, x y z तीनों में करें, इसका सही है साई स्क्वायर dv इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। मतलब ये पूरा की पूरी प्रोबेबिलिटी 1 हो। ये 4 पॉइंट थे। फिर अगला क्वेश्चन, कि जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो साई की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5। उसमें से कुछ वैल्यूज क्या होंगी, इन 4 पॉइंट को फॉलो करेंगी। 4 पॉइंट कौन से, स्क्वायर इंटीग्रेबल, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। कुछ फॉलो नहीं करेंगी उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक एनी रैंडम वैल्यू, बिकॉज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो जो भी वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन। और हर एक आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होगी, उसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक हर एक साई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्बिटल।
हर एक साई एक क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल कुछ नहीं है, ऑर्बिटल इज अ ग्राफ ऑफ साई, ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल ग्राफ ऑफ साई। अब लिखो आगे, फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लिखो, an electron in an atom cannot take any random value of energy. An electron in an atom cannot take any random value of energy. ठीक है, आगे लिखो, energy of electron is quantized. Energy of electron is quantized. ठीक, आगे लिखो, the existence of quantized energy level, the existence of quantized energy level, the existence of quantized energy level of electron is a direct result of wave-like properties of electron, is a direct result of wave-like properties of electron. ठीक है, these quantized energy levels are the acceptable solution of Schrödinger wave equation, are the acceptable solution of Schrödinger wave equation. Second point, due to uncertainty principle, we cannot precisely tell the position of electron. We cannot tell precisely the position of electron. We can only tell about its probability. ठीक है, अगला पॉइंट, an atomic orbital is the wave function psi. An atomic orbital is the wave function psi for an electron in an atom. For an electron in an atom, whenever an electron is described by a wave function, we say that electron occupies that orbital. We say that it occupies that orbital. यानी कि बेटा ऑर्बिटल क्या है? सर ऑर्बिटल कुछ नहीं है, ये जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन आते हैं साई, इनको जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के रूप में, तो जो ग्राफ आता है वो ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्योंकि सर साई स्क्वायर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो अगर उसको हम प्लॉट करें तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, जो
वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है साई। साई मतलब आप क्या समझो, एक ऑर्बिटल, उसके दो फीचर हैं। दो फीचर क्या हैं? एक है देखो शेप, एक है साइज। जैसे ये 1s, देखो 2s, देखो 3s। तो s वाले का शेप सबका सेम है, लेकिन साइज क्या है? साइज में चेंज है। लेकिन ये देखो 2p, ये देखो 3d। तो s, p और d का शेप शेप अलग है और इसका साइज अलग है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, एक है साइज, एक है शेप। अगर 2p ये है, अगर 3p की बात करें तो 3p ये हो जाएगा, फिर 4p और बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए वेव फंक्शन को हम दो चीजों में, वैसे वेव फंक्शन मैथमेटिकली श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सर क्या 11 12 के लेवल पे नहीं, आईआईटी के लेवल पर भी, जब आप आईआईटी के अंदर चले जाते हैं तब भी स्टिल इट इज वेरी कंसीडर्ड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है? तो इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक रेडियल वेव फंक्शन, इसको R बोलते हैं, और एक एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक? और ये क्या होता है? R और Y का प्रोडक्ट होता है। ठीक है? तो ये देखो रेडियल वेव फंक्शन। ठीक? ये क्या होता है? लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगला पॉइंट लिखो, इसी पॉइंट में लिखो IE, इट डिटरमाइंस साइज ऑफ ऑर्बिटल। भाई डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, यानी ये क्या बताता है? साइज बताता है। भाई डिस्टेंस ज्यादा तो ऑर्बिटल का साइज ज्यादा, डिस्टेंस कम तो ऑर्बिटल का साइज कम। तो ये क्या बताता है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी ये क्या बताता है? साइज। याद करिए, आपको पहले क्या याद कराया था? साइज केवल किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो देखो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड नॉट ऑन L and m। ठीक है? अब ये किस पे डिपेंड करता है? पहले समझो, दो टाइप के, वैसे तो कई टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक होता है XYZ, जैसे इस पॉइंट को आप XYZ से रिप्रेजेंट करो। दूसरा तरीका क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, मान लो मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने बोला कि ये पॉइंट डिस्टेंस हो गया R। ठीक? अब इसका यहां से कोई एक एंगल है थीटा, बोलो बेटा है कि नहीं? ठीक? और सपोज ये इसकी परछाई पड़ रही है, ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये इसकी परछाई पड़ रही है x एक्सिस पे। तो ये परछाई की परछाई इस पे ये है, और परछाई की परछाई इस पे ये है। ठीक है? तो ये थीटा है, तो ये जो एंगल बनाता है इसको बोल देते हैं साई। ठीक? अब समझिए, तो इस पॉइंट को हम तीन चीजों से भी XYZ की बजाय R, थीटा, साई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R का मतलब क्या है? केवल डिस्टेंस। जो R वाला चीज है वो केवल बताएगी भाई ये R कम है, R ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है। अगर थीटा और साई फिक्स कर दिया तो R एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो,
और अगर आर कुछ भी चेंज करो, थीटा और साई से तुम इसको घुमा सकते हो। भाई थीटा चेंज करो ऐसे घूमेगा, ये साई चेंज करो तो ऐसे घूमेगा, और थीटा चेंज करो तो ऐसे घूमेगा। ये देखो थीटा क्या है, जेड एक्सिस से, तो थीटा चेंज करोगे तो ऐसे घूमेगा, और साई चेंज करोगे तो ऐसे घूमेगा। यानी इसका जो शेप है, शेप दो चीजों से डिपेंड करेगा, इन एंगल्स पर, और डिस्टेंस यानी कि साइज, ये मान लो क्या है, न्यूक्लियस, तो यहां से डिस्टेंस कितना है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, बताओ बेटा, डिस्टेंस डिपेंड करेगा ये आर पे। ठीक, इसीलिए इसके दो हिस्से हमने कर लिए, एक केवल आर और एक थीटा साइन। ये क्या बताएगा, केवल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये क्या बताएगा, एंगुलर वेव फंक्शन। ये क्या बताएगा, थीटा साइन। ये बताएगा शेप। खुद इमेजिन करना, आर बड़ा करते जाओगे डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा, यानी साइज बड़ा होता जाएगा, और ऐसे घुमाओगे तो भाई इस एंगल पे घुमाओगे तो अलग शेप, इस एंगल पे घुमाओगे तो अलग शेप, इस एंगल पे घुमाओगे तो अलग शेप। तो थीटा और साई क्या बताते हैं, शेप। ये ध्यान रखना। आर इसमें क्या बताएगा, डिस्टेंस, और थीटा और साई क्या, यानी आर क्या डिटरमाइन करेगा, साइज, और ये क्या डिटरमाइन करेंगे, शेप। अब अगर आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स वेक्टर आता हो तो मैं आपको बताऊं, मान लीजिए इसकी लेंथ है आर, ये थीटा बना रहा है, तो यहां पर इसकी परछाई, जो परछाई की लेंथ होती है ये हो जाती है और cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यहां पर इसकी परछाई की लेंथ हो जाती है r sin थीटा। परछाई जो पड़ती है जिसके साथ थीटा बना रहा है उस एक्सिस के साथ होती है r cos थीटा, और परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ होती है r sin थीटा। तो ये देखो, ये z एक्सिस पे कितना बना रहा है, z इसका कितना है बताओ, r cos थीटा, बताओ r cos थीटा। ये देखो ये थीटा है, अब z एक्सिस के साथ तो थीटा बना रहा है, तो इस वाली पर हो गया r cos थीटा, फिर ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, ये डिस्टेंस हो गई आपकी r sin थीटा, हो गई ये डिस्टेंस r sin थीटा। फिर x एक्सिस में इस परछाई की परछाई यानी r sin थीटा इसकी परछाई, और इस परछाई की यहां परछाई लेनी, तो यहां पर क्या कर दो, cos फाई। और ये r sin थीटा, और फिर यहां पर ये परछाई कितनी हो जाएगी, r sin थीटा sin फाई। सर क्या ये हमें आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, आज तक पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर अभी हमको नहीं आता ये, तो कोई बात नहीं, ये अभी के लिए लिख लो, जो फिजिक्स में वेक्टर पढ़ लेना तब इसको आप पढ़ना, ठीक है। इसमें आगे लिख लो, it determines the shape of orbital, it determines the shape of orbital, it determines the shape of orbital, and it depends upon L and M, it depends upon L and M। यानी शेप किस पे डिपेंड करेगा, L और M पे, और साइज किस पे डिपेंड करेगा, N पे। ठीक, अब देखिए हमें ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, कुछ ग्राफ। पहले देखिए रेडियल वेव फंक्शन, इसको आर आर बोल लो या साई आर। ये क्या है, मैंने दो हिस्सों में कर लिया था ना, याद करो, साई को मैंने दो हिस्सों में, साई तीन चीजों पर डिपेंड करता था, आर थीटा साई पर, तो मैंने इसको दो, आसान बनाने के लिए मैंने इसको दो में कर लिया ऐसे, ठीक है। तो मैं केवल आर वाला पोर्शन अभी पढ़ रहा हूं, ठीक। तो जब आर बनाया गया 1s के लिए तो ऐसा आया, टू एस के लिए बनाया गया तो ऐसा आया,
2p के लिए बनाया गया। सर ये ग्राफ आने चाहिए क्या? हाँ, अभी समझाता हूं। टू पी के लिए बनाया तो भाई ये ऐसा आया, ठीक है। टू एस नहीं, 2s के लिए एक n-n-1 ऐसा आएगा 2s के लिए, ठीक। फिर देखो 3s के लिए एक ये ठीक है, ये हो गया 3s। सर इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बना दिया आपने? इधर देखो, ये न्यूक्लियस है। पहली चीज तो ये समझो मैथमेटिकल कंसेप्ट, एसिम्पटोट क्या होता है। एसिम्पटोट क्या होता है, ठीक है। एसिम्पटोट वो टेंजेंट एट इंफिनिटी is called asymptote. Tangent at infinity is called asymptote. सर टेंजेंट क्या होता है? ये मान लो कर्व है, तो टेंजेंट क्या होता है? जो सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पे टच करे, दिस इज टेंजेंट। और ये होती है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? जो दो पॉइंट पे टच कर रही है। कॉर्ड को ऊपर ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, टेंजेंट बन जाएगी। जैसे कि मान लो ये शेप है, ये यहाँ पर टेंजेंट हो गया, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पर ये टेंजेंट हो गया। देखो ये सारे के सारे क्या हो गए? टेंजेंट। तो एसिम्पटोट क्या होता है? टेंजेंट एट इंफिनिटी। यानी कि ये ग्राफ देखो, ये देखिए, हो सकता है आपको देखने में ये जीरो लग रहा हो, लेकिन ये मैंने इसके इतनी सी दूरी बस छोड़ दी है, और ये नाखून के बराबर, ये बाल की थिकनेस की। और ये जीरो कब होगा? ये कहां तक जाएगा? आर इंफिनिटी तक। ये वाला ग्राफ ऊपर वाले आर को कब टच करेगा? इंफिनिटी को। ये कब टच करेगा? कब टच करेगा? ये इनफाइनाइट पर। ये ध्यान रखना, ये कब टच करेगा इसको? इनफाइनाइट पर। तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये जीरो अभी नहीं हुआ है। जीरो कब होगा? इनफाइनाइट पर। यानी प्रैक्टिकली बोले तो कभी नहीं होगा। इसी तरह ये देखो, ये भी जीरो क्या हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। कब होगा? इनफाइनाइट पर। ये भी अगर ढंग से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा मैं? ये एसिम्पटोट बन जाएगा। यानी ये पास आ गया है, लेकिन इसके टच नहीं करेगा। इसको कब टच करेगा? इनफाइनाइट पर। जैसे ये बिल्कुल पास आ गया, लेकिन पैरेलल पैरेलल चलता रहेगा। कब टच करेगा? इनफाइनाइट पर। अब देखो सर, एस और पी के ग्राफ में फर्क है। बेटा क्या फर्क है? सर एस देखो, आप शुरू ही ऊपर से कर रहे हो, बिल्कुल मैक्सिमम से, और आपने पी वाला कहां से शुरू किया? जीरो से। ऐसा क्यों? ठीक है, तो भाई देखते हैं ऐसा क्यों। देखिए, देखो एस का क्या होता है? ये देखो, पहली बात ये साई है क्या? ये साई को मैं डॉट स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूं। डॉट आपको पता ही है डॉट क्या है? जहां मैंने इलेक्ट्रॉन की फोटो खींच ली, ये देखो एस में देखो वो ds ऑर्बिटल है, ठीक। सर्कुलर अच्छी नहीं होगी, लेकिन देखो मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर है? ओरिजिन के पास है। ओरिजिन यानी न्यूक्लियस के पास है।
और न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर आते जा रहा है ये कम होती जा रही है, इसीलिए देखो मैक्सिमम है यहाँ पर। अब ये भी मैं क्या बता रहा हूँ, ये टच नहीं कर रहा है, ये एसिम्पटोट है, यानी ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। ये जीरो पे मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। ठीक, तो एस का ग्राफ ऊपर से क्यों आता है, सारे एस का ग्राफ, कोई भी एस का ग्राफ ओरिजिन पर मैक्सिमम होगा। ओरिजिन पे क्या है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लेकिन न्यूक्लियस में जीरो होती है, क्योंकि आपको बताया था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। इसीलिए जैसे एकदम जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये हुआ साइज ग्राफ। अब पी में क्या होता है, अगर मैं पी का बनाऊं सच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो देखो पी की ऐसे बनती है। अगर आप सच में गूगल करिएगा, फोटो देखिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ये अगर मैं बनाऊं पी ऑर्बिटल, तो न्यूक्लियस के जस्ट पास देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। ये देखो ये न्यूक्लियस है, इसके जस्ट पास देखो यहाँ पे कोई डॉट बनाया मैंने, ये जीरो लाइन के इधर और इधर देखो जस्ट पास, क्या मैंने बनाए, नहीं बनाए। तो देखो जैसे जैसे हम दूर गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो डॉट की डेंसिटी ये बढ़ रही है, और इस रीजन में देखो मैक्सिमम हुई, थोड़ी दूर जाकर ये देखो इस रीजन में मैक्सिमम हो गई, फिर कम होने लगी, ये देखो कम हो गई। इसी तरह इसमें देखो जीरो पे जीरो है न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के पास पास धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी बढ़ी, एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो गई और फिर नीचे आ गई। ठीक है ना, ठीक, तो ये ग्राफ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये समझे कि भाई 1s का ऐसा क्यों और 2p का ऐसा क्यों। अब याद करो, हमने एक चीज पढ़ी थी, रेडियल लोड। रेडियल लोड कितनी होती थी, n माइनस l माइनस 1 होती थी भाई। तो खुद बताओ 1s में रेडियल लोड कितनी होगी, यहाँ लिख देता हूँ भाई, 1 माइनस 0 माइनस 1 जीरो, जीरो रेडियल लोड। इसमें देखो ये ग्राफ एक बार जीरो को कट कर रहा है, यानी एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो रही है। अब बताओ रेडियल लोड इसमें कितनी होगी, l माइनस l माइनस 1 एक हो गई। इसमें बताओ रेडियल लोड कितनी होगी, n माइनस l, p के लिए l कितना होता था 1 0, तो एक भी बार इसको कट नहीं किया, 3s। रेडियल लोड कितनी होगी, 3 माइनस 0 माइनस 1 2, तो देखो दो बार कट कर रहा है। और इस रीजन में मैं बोलूंगा ये ग्राफ पॉजिटिव है, इस रीजन में ये ग्राफ नेगेटिव है। ठीक, तो बेटा ये ग्राफ्स बना लीजिए, और ये आपको याद भी होने चाहिए। पहचानने को आएगा तो आप पहचान सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेडियल लोड। अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले मैंने 2s का गलत बनाया था, फिर मैंने मिटा के सही किया। तो सर आपको पता कैसे चला कि आपने 2s का गलत बनाया था? इसी तरह से पहले मैंने 2s का ऐसा ही बना दिया था, लेकिन उसमें रेडियल लोड एक आनी चाहिए, लेकिन तो इसमें तो जीरो आ रही है, इसीलिए फिर मैंने इसको सही किया। ठीक है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर तुम बोलो प्रोबेबिलिटी क्या नेगेटिव हो सकती है क्या? बताओ, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, इसीलिए इसकी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल ग्राफ। It is just a mathematical graph.
अब दो चीजें पढ़ाऊंगा आपको जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पहला हेडिंग मान लो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है पहले लिखो फिर समझाता हूं। लिखो द स्क्वायर ऑफ रेडियल फंक्शन, द स्क्वायर ऑफ रेडियल फंक्शन आर स्क्वायर आर, द स्क्वायर ऑफ रेडियल फंक्शन gives the probability of finding the electron, gives the probability of finding the electron in a small volume dV, in a small volume dV near the point at which R is measured, near the point at which R is measured. A graph of R square versus R, a graph of R square versus R in unit volume, कैसा वॉल्यूम? यूनिट वॉल्यूम is called as radial probability density. is called as radial probability density. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका बेटा मतलब ये हुआ कि सपोज ये XYZ, मैं अब इस डिस्टेंस में गया, इस डिस्टेंस में जाकर मैंने ये छोटा सा क्यूब बनाया, इसका वॉल्यूम है dV। तो इस डिस्टेंस पर जाकर इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस क्या होंगे? बताओ क्या होंगे? तो क्या बोलोगे? आर स्क्वायर आर इंटू डीवी, यही तो बोलोगे। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। आपको बताएगा भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, खुद बताओ। प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बताओ प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से। तो ये हमने कर दिया। तो ये हमें क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी की इस छोटे से वॉल्यूम में हमको क्या मिले? इलेक्ट्रॉन। अब आपको मैंने कल भी बताया था जनरली इसको यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं। तो अगर dV इक्वल टू 1 यानी यूनिट वॉल्यूम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? आर स्क्वायर आर। तो अब हम ग्राफ किसके प्लॉट करेंगे? आर स्क्वायर आर के। तो ये हमें बेसिकली क्या बताएगा कि आर को मतलब छोटा करोगे, जैसे जैसे इसको दूर ले जाओगे वैसे वैसे इसका ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा। तो देखो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर आर वर्सेस आर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये सब वर्ड याद रखना, स्टैंडर्ड वर्ड है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? ऐसे ही आएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या होगा। ये नीचे है तो माइनस वाला भी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये देखो इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ये ठीक है, ये ऊपर आ गया 2s का। 2p का देखने में ऐसे ही लगेगा, स्क्वायर करोगे तो। और मतलब मैंने छोटे बड़े ग्राफ बना दिए क्योंकि मुझे नीचे जगह और चाहिए थी। आप उसी साइज के ग्राफ बनाना। और यहाँ क्या है? आर स्क्वायर आर, यानी इसको क्या बोलोगे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या है? यूनिट वॉल्यूम है। और इधर क्या प्लॉट करें? आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये ध्यान रखना, ये आर क्या है लिख लो। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये 3s का प्लॉट करोगे तो देखो कैसा आएगा, न्यू आएगा। ये दो बार टच कर रहा है, यानी इसमें क्या हो गया? दो नोड हो गए, दो रेडियल नोड, एक रेडियल नोड। ये देखो दिख रहा है, एक रेडियल नोड।
इसमें हो गए 2 रेडियल लोड, इन दोनों में 0 रेडियल लोड। ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है बेटा, रेडियल, जिससे सबसे ज्यादा मतलब निकलता है वो तीसरी चीज है। तो हेडिंग डालो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हेडिंग डालो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कि मान लीजिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, r डिस्टेंस पे जाकर पहले हम क्या कर रहे थे, वॉल्यूम में देख रहे थे। इस बार हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे किसमें, इस शेल के अंदर। शेल क्या होती है आपको बताया, जैसे कोकोनट इज अ शेल। तो ये देखो r डिस्टेंस पे जाके इसकी थिकनेस कितनी है, dr इज थिकनेस। तो इस शेल के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो बताओ इस शेल के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, पहली बात तो इसका भाई वॉल्यूम क्या होगा बताओ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट है कि नहीं। इस शेल की वॉल्यूम क्या होगा, शेल का वॉल्यूम निकालना है। तो शेल का वॉल्यूम होगा शेल का एरिया इंटू हाइट। अब बताइए एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और हाइट कितनी हो जाएगी, dr। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया शेल का, 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक, तो अब बताओ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, 4 पाई r स्क्वायर dr। अब कई बुक्स में थोड़ा सा गलत लिखा रहता है, ये मॉड हटा देते हैं, मॉड बोलते हैं बेटा, ये तो 2 लाइनें हैं, तो मॉड का ही स्क्वायर करना चाहिए। कई बुक्स में ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क होता है, लेकिन आप ऐसे ही लिखना। ठीक, तो बेसिकली ये क्या बताता है कि अगर हम कोई स्फेरिकल शेल बनाएं तो इस शेल में कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, ये तो r चेंज करते जाओ तो शेल चेंज होती जाएगी। जैसे r का मैं तो ये छोटी शेल, r ज्यादा किया तो इस शेल में कितनी प्रोबेबिलिटी, फिर इस शेल में कितनी प्रोबेबिलिटी, फिर इस शेल में कितनी प्रोबेबिलिटी, इस शेल में कितनी प्रोबेबिलिटी, इस शेल में कितनी प्रोबेबिलिटी। तो अलग अलग शेप की आप अलग अलग साइज की शेल में प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, अब जब इसके ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके ग्राफ बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके ग्राफ प्लॉट करता हूं। ठीक, पहले 1s का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, देखो 1s का ग्राफ, और इसको क्या लिखोगे, 4 पाई r स्क्वायर मॉड ऑफ साइज स्क्वायर r स्क्वायर कर दो इसको, r स्क्वायर dr। मैंने भी क्या लिख दिया, इसको मॉड हटा दिया। देखो सर 1s का ये कैसे आ गया, यहाँ पे तो ये मैक्सिमम था और यहाँ पे आप 0 से शुरू कर रहे हो, और ये तो सीधे सीधे कम हो रहा था, यहाँ पे आप बढ़ा रहे हो फिर कम कर रहे हो। यहाँ पे क्या था, ये मैक्सिमम था फिर कम होता जा रहा था, इसका भी क्या था, मैक्सिमम था फिर कम होता जा रहा था, r स्क्वायर का भी। लेकिन यहाँ तो आपने क्या किया, इसको बढ़ाया फिर कम किया, ऐसा क्यों। अभी इसके नीचे ये ग्राफ मत बनाना, अलग से ही बनाना। इसके बाद देखो फॉर एग्जांपल रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व ऑफ 1s। अरे इसकी तो डेफिनेशन ही नहीं लिखा है आपको,
इसकी डेफिनेशन लिख लो कि इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल। अब देखो ये डिस्टेंस, ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, ये चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होगा, हम केवल r डिस्टेंस पे देख रहे हैं कितना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहे। तो क्या लिखवाया, मैं भूल गया, फिर से लिखवा देता हूं। इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r and thickness dr, radius r and thickness dr, i.e. it gives the total probability of finding electron in a given volume shell at a distance r from the nucleus, irrespective of the direction, किस डायरेक्शन में उससे फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो ये 1s है, तो हम न्यूक्लियस है तो r दूरी पे गए, तो हम इस शेल में देख रहे हैं कि भाई इस शेल में कितनी है, ठीक है। तो 1s का ये आया। सर ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, बताओ। देखिए ग्राफ क्यों ऐसा आया, समझिए भाई। ये कर्व क्या है बताओ, साई स्क्वायर r इंटू, ठीक ये है। अब देखो शुरू में क्या था, ठीक, यहां जब 0 होगा तो बताओ ये थिकनेस, ये r डिस्टेंस क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस पे ही चले जाओगे तो r क्या होगा, 0 होगा। तो ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं, बताओ। जब यहां पे जाओगे तो r 0 होगा, मैं डिस्टेंस ही नहीं है न्यूक्लियस से, तो उस शेल का r 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो शुरू में क्या होता है, नियर द न्यूक्लियस, ये तो बहुत हाई होता है, लेकिन दिस इज वेरी लेस, इसीलिए ओवरऑल प्रोडक्ट भी क्या होता है, लेस आता है, ठीक। जब न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस चले जाते हैं तो देखो ये भी मिड वैल्यू आ गई और r स्क्वायर की भी ठीक ठाक वैल्यू आ जाएगी। तो एट सम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, एट सम डिस्टेंस, ये क्या होगा, मीडियम, और ये भी क्या होगा, मीडियम। तो ये मीडियम मिलाकर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू बताओ, एकदम ही 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, वेरी लो, वेरी लेस, ये क्या हो जाएगा, वेरी हाई। ओवरऑल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये लेस, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, ये कम क्यों होता है, क्योंकि r कम होता है, ये ज्यादा है लेकिन r कम है, ये वाला r। ये आगे बढ़ता क्यों चला गया, क्योंकि r बढ़ा, साई कम हुआ लेकिन r बढ़ा, तो ये बढ़ता चला गया। फिर एक लिमिट के बाद क्या हुआ, साई बहुत ज्यादा कम हो गया तो ये कम होने लगा, हालांकि r बढ़ता रहा, तो ये लिख लो। तो 1s का ग्राफ ऐसा आता है। अब देखिए 1s की ग्राफ की खूबसूरती और बोर मॉडल की खूबसूरती, यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। यानी मैं इस डिस्टेंस को, इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बोल सकता हूं कि नहीं, बोलो बेटा। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई,
और गेस करो ये कितनी आती है। इट कम्स आउट टू बी ए नॉट फॉर हाइड्रोजन। सर बोर ने कहा था कि ए नॉट डिस्टेंस, ए नॉट कितना था 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है 0.529 एंगस्ट्रॉम पे। लेकिन देखो हमारा वेव फंक्शन से क्या आया कि 0.529 जो एंगस्ट्रॉम है जिसको हम ए नॉट बोलते हैं, वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या आई, मैक्सिमम आई। यानी बोर पूरी तरह गलत नहीं था, उसमें भी बोर में कुछ अच्छी बातें थी। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ये डायग्राम बनाओ फिर लिखो, और ये क्या लिखोगे, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। भाई यहीं पे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना। बोर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन इतनी ही दूरी पे मिलेगा ए नॉट पे, लेकिन हीजर वन के हिसाब से ये इससे इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था। तो यही तो देखो ये ग्राफ बता रहा है कि ए नॉट पे ठीक है सबसे ज्यादा, लेकिन इससे कम डिस्टेंस पर भी कुछ ना कुछ चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन मिले, और इससे ज्यादा डिस्टेंस पर भी कुछ ना कुछ चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन मिले। देखो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन मूव्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन मूव्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखो 0.529 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ए नॉट, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम द न्यूक्लियस। बट अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल, according to wave mechanical model, the probability of finding electron is maximum at a distance of a naught, is maximum at a distance of a naught from the nucleus. But electron can also be present at a distance more than a naught or less than a naught. more than a naught की भी कुछ ना कुछ, भाई देखो प्रोबेबिलिटी है, ये देखो प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ, और less than a naught की भी कुछ ना कुछ क्या है, प्रोबेबिलिटी है। बोर ने क्या बोला था, नहीं एग्जैक्टली यहीं पर है। ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम चांसेस कहां पर है, यहीं पर है। समझे फर्क? अब देखो ग्राफ देखते हैं, सबके ग्राफ बनाता हूं। ये वैल्यू कितनी आएगी, ए नॉट। ये क्या है, बनेस का ग्राफ। ठीक, अब देखो 2s का। ठीक, अब देखो ये वैल्यू कितनी है, 2a नॉट। तो पहला नोड कहां पे मिलता है, 2a नॉट पे। ठीक, और ये सेकंड मैक्सिमा कहां मिलता है, 5.2 a नॉट। 5.2 a नॉट हो गया लगभग 2.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और पहला मैक्सिमम कहां मिलता है, 0.4 एंगस्ट्रॉम का। ठीक, ये हो गई 2s की, और यहां पर क्या है, 4 पाई r स्क्वायर dr। 2p का देखो, देखो सर ये तो देखने में 1s जैसा ही है, देखने में 1s जैसा है, लेकिन देखो इसका मैक्सिमा कहां पर होता है, 4a नॉट पे। और सर बोर से भी यही आता था। बोर से फर्स्ट का कितना आता था भाई, याद करो, बोर क्या कहता था, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। तो R2 मतलब Rn क्या होता था, n स्क्वायर R1, तो R2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर R1। R1 कितना था, a नॉट, तो 4a नॉट। तो देखो सही आया। तो देखिए जब एक भी नोड नहीं आएगी उस केस में बोर हमेशा सही आएगा। मेरी बात सुनिए, वेव मैकेनिकल मॉडल से भी वही वैल्यू आएगी अगर एक भी नोड नहीं होगा। जब भी नोड होगा बोर मॉडल की वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत था बोर मॉडल, इसीलिए आज भी उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा फर्जी नहीं था बिल्कुल।
ठीक है, फिर देखो 3s, ठीक। तो देखो दो नोड आए, अब देखो ये हमेशा 0 से चालू होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस को नोड में काउंट नहीं करते हैं, तभी ये फॉर्मूला आता है n-l-1। अगर न्यूक्लियस को काउंट करोगे तो देखो ओरिजिन को भी काउंट करोगे तो एक नोड पड़ जाएगा। ये देखो ओरिजिन को यानी न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते हैं, ये होगा 3s, ठीक। ठीक, अब देखो अगर मैं 3p ये इसमें मैक्सिमा कितने आए 3, ये भी पूछ सकता है कितने मैक्सिमा आ रहे हैं। तो नोड मैक्सिमा कितने होंगे, हमेशा ध्यान रखना नोड प्लस 1, मैक्सिमा कितने होंगे नोड प्लस 1। इस ग्राफ में नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे, नोड्स प्लस 1। कितनी नोड है 0, एक मैक्सिमा। कितनी नोड है 1, 2 मैक्सिमा। कितनी नोड है 0, एक मैक्सिमा। कितनी नोड है 2, 3 मैक्सिमा, ठीक है। अब ये किसका ग्राफ हो जाएगा 3s 3p। रेडियल नोड कितनी होगी n-l-1 इज इक्वल टू 1। एक ही रेडियल नोड दिखाई, और 3d का ग्राफ देखो यूं बनेगा। 3d में कितनी रेडियल नोड होगी 3 - 2 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितने नोड्स हैं, एक भी नहीं। यहां पर क्या है, एक रेडियल नोड, यहां पर तो 2 मैक्सिमम, यहां पर ये क्या था 3d, 0 रेडियल नोड तो एक मैक्सिमम। सर हमें इन सब की भी पीक की वैल्यू बताओ, वो सारी याद नहीं करनी, ये भी याद तो वैसे नहीं करनी है, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको बताने के चक्कर में ये बता दिया बस, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ना, ठीक है। ठीक, अब देखिए इतने ग्राफ हो गए। अब मैं कोशिश करूंगा ग्राफ एक साथ बनाने की। देखिए दो ग्राफ में एक साथ बनाने की कोशिश करूंगा इसी के। ऊपर गया खटाक से क्या हुआ नीचे आया, ये 2s, ठीक। अब खुद देखो इसका 1s में इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि नहीं बेटा। ये देखो 3s, ये 2s वाला है और ये सॉरी ये 2s का था और ये वाला 3s। अलग कलर से बनाना चाहिए था मुझे। रेड वाला 2s और फिर वो वाला 3s, ठीक है। तो मैक्सिमा देखो हाइट छोटी होती जा रही है और आगे जाती जा रही है अगर 1s 2s 3s का करो। इसी तरह अगर 2p 3p का करोगे तो भी ऐसे ही मिलेगा तुम्हें कि हाइट छोटी होती जाएगी और आगे जाता जाएगा, ठीक। अब मैं 3s 3p 3d का एक साथ बनाऊंगा।
देखिए ये बन गया 3D, ठीक है। ये बन गया 3S का, ठीक। अब मुझे बनाना 3P का। ठीक, पहचानोगे कैसे इस ग्राफ में कौन सा कौन है? भाई ये देखो ब्लैक वाला, इसमें नो रेडियल नोड, कोई भी रेडियल नोड नहीं है। 3P में क्या एक रेडियल नोड है, और ये रेड वाले में क्या दो रेडियल नोड, ठीक। और यहाँ पर वही है क्या 4 पाई r स्क्वायर r dr, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब इसके लिए देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिखो इसके लिए ये ग्राफ बना लो, फिर लिखो पॉइंट, लिखो पहला पॉइंट कि फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी किसी की भी बात करें जैसे 3s 3p 3d, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें क्या है 3 है, ठीक है, यानी फिक्स्ड है। तो देखो फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, the maxima corresponding to outermost zone, the maxima corresponding to, ऐसे लिखो, नहीं ये कट करो, लिखो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ L, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ L, greater the value of L, more closer is the outermost maxima, outermost maxima to the nucleus, to the nucleus। IE इसका मतलब क्या हो, पहले लिखो फिर समझाता हूं। IE an electron in s orbital, an electron in an s orbital is more likely to be found closer to the nucleus, is more likely to be found closer to the nucleus than an electron in p orbital or d orbital of same shell। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखो बेटा ये होगा, पहले तो ये याद करना है आपने कि ग्राफ इस तरीके का आता है, इस तरीके का आता का मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स कर दें तो ये देखो L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, और अगर G अगर 3G भी होता तो उसका यूं आता। समझ रहे हैं आप बात? मतलब कि जो S वाला है उसका ये देखो मैक्सिमा छोटा होगा बाहर वाला जो मैक्सिमा है, क्यों? क्योंकि पहले दो मैक्सिमा आ चुके हैं इसके, D का पहले एक ही मैक्सिमा आया, P में एक मैक्सिमा आया तो वो देखो और बाद में आया, फिर इधर, फिर S में देखो पहला मैक्सिमा जल्दी आ गया, तो सबसे बड़ा मैक्सिमा इसका सबसे बाद में आया, यानी जो सबसे बाहर वाला मैक्सिमा है, इसके दो मैक्सिमा है ब्लू के, एक ये, और रेड वाले के देखो तीन मैक्सिमा है, एक ये, तो जितनी L की वैल्यू कम होगी आउटर मोस्ट मैक्सिमा उतना ही बाहर होगा। देखो L की वैल्यू ज्यादा, आउटर मोस्ट मैक्सिमा
न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस है। सर हम ये क्यों बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल का शेप छोटा होता है? ये देखो, ये मैक्सिमा आ गया, यानी न्यूक्लियस के पास इसकी इतनी सारी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन डी की देखो प्रोबेबिलिटी कम है। डी का मैक्सिमा यहाँ पर आया इतनी दूर जाके, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है एस की। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, कि इसमें देखो, इसमें क्या था, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा था वो सबसे दूर आ रहा था, है कि नहीं? ये देखो, जो लार्जेस्ट मैक्सिमा था वो सबसे दूर आ रहा था, तो यही पॉइंट लिख लो कि द लार्जेस्ट ऑफ द मैक्सिमा अकर, द लार्जेस्ट ऑफ द मैक्सिमा अकर इन द आउटर मोस्ट जोन इन ईच ग्राफ। देखो, इसका मैक्सिमा बड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर टाइम कहां बिताता है? न्यूक्लियस के पास नहीं, इस ऑर्बिटल में, यानी ये कौन सी थी 3s, न्यूक्लियस से दूर बिताता है। तो 1s में देखो कितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास बिताता है, और 3s में क्या है, न्यूक्लियस से दूर बिताता है। ज्यादातर टाइम ये न्यूक्लियस के बाहर रहता है, लेकिन कुछ टाइम न्यूक्लियस के पास रहता है। ठीक है, तो लिख लो, इट मींस इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द आउटर मोस्ट जोन। ठीक, देखिए अब ये सारे ग्राफ जितने बनाए ये आपको याद होने चाहिए। सर हमको ये समझ में नहीं आया कुछ भी, तो बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आप ये समझ लीजिए आपको समझ में से नहीं आया क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स अभी वीक है। आप आईआईटी फर्स्ट ईयर में जाएंगे तब 2 सेमेस्टर जब मैथ्स पढ़ लोगे तब जाकर ये आपको क्लियर होगा, लेकिन सवाल आता है इस पे। मेडिकल वाले इसको कभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आईआईटी जाएंगे नहीं। तो बेस्ट तरीका क्या, मैंने अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो एग्जाम में सवाल तो हमें करना ही है, तो इसको याद कर लो। चलो सर हम याद तो कर लेंगे, अब हमें ये बताओ एग्जाम में सवाल कैसा आता है। तो मैं आपको बेटा एग्जाम में सवाल बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आईआईटी 2019, the graph between, देखो, this graph represents one s orbital, 2p orbital, 3s orbital, 2s ऑर्बिटल। बताओ, ये सवाल दिया है। बताओ, खुद बताओ, तो कैसे चेक करोगे? पहली बात ये p नहीं हो सकती क्योंकि p का स्टार्टिंग में 0 होता है, यहाँ पे मैक्सिमम किसका होता है s, तो ये कोई भी s हो सकती है। अब बताओ यहाँ नोड कितने, एक नोड, एक ही नोड आ रहा है, और ये रेडियल नोड भी है, तो रेडियल नोड निकालो इसमें। 1s में कितने रेडियल नोड होंगे, n-n-1 होते थे, तो 1 - 0 - 1 इज इक्वल टू 0। 3s में, अच्छा 2p में भी निकालो, 2 - 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 3s में 1 - 0 n-n-1 इज इक्वल टू 2। 2s में 2 - 0 - 1, तो आंसर क्या हो गया 2s। खत्म। समझे ना बात को? बस इतना आसान सा सवाल। अगला सवाल देखो, आईआईटी 2016 एडवांस पूछ रहा है, कह रहा है कि P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखो, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन P is the probability of finding 1s electron of hydrogen atom
in a spherical shell of very small thickness dr, of very small thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of this shell is 4 pi r square dr. The volume of this shell is 4 pi r square dr. ठीक. Which graph is most appropriate? Which graph is most appropriate for this? For this orbital? बताओ बेटा. तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर सी हो जाएगा. आपने देख रखा है भाई, ओरिजिन पे 0 होता है, इसी टाइप का होता है, तो बस आंसर ये होगा. अब बताओ आसान सवाल है कि नहीं? तो इसमें सवाल बहुत आसान होते हैं. सेफ्टी पर्पस के लिए क्या होना चाहिए कि आपको ग्राफ जो है वो याद होना चाहिए, जिससे आप सेफ रहें. ठीक है ना? ठीक. इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का आपको भेजूंगा. ठीक है, बल्कि ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा आईआईटी 41 ईयर, आईआईटी 41 ईयर्स. तो मेरी सलाह है कि आप टेस्ट के लिए ये पूरी बुक लगाएंगे. टेस्ट के पहले हमें ये पूरा चैप्टर करना है, ये ध्यान रखें. ठीक है, ये मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा. वैसे मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप परचेज कर लीजिए और आप इसको करिए. ये बुक इज द बाइबल. ये है 41 ईयर्स. ये हमें कम से कम 5 बार करनी है केमिस्ट्री में. ठीक है, इस बुक में लगभग 3000 क्वेश्चन हैं. अगर आपने मेरे नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट और ये बुक 5 बार कर ली तो आपकी जनरल कैटेगरी में मिनिमम 1000 से लेकर 3000 रैंक आईआईटी में, आईआईटी एडवांस में जरूर आ जाएगी. ये ध्यान रखिए. तो पहले मैं आपको टोटल 4 बुक सजेस्ट करूंगा. चारों बुक प्रॉब्लम बुक रहेगी. तो फर्स्ट बुक इज दिस. ठीक है, ये आप ऑनलाइन मंगा लीजिए. अगर खुला होता तो मैं आपको, इंस्टीट्यूट खुला होता तो इस पे मिनिमम 40% में डिस्काउंट आपको दिलवा देता. लेकिन अभी इंस्टीट्यूट खुला नहीं है तो मैं आपको डिस्काउंट नहीं दिलवा सकता. तो ये बुक का पीडीएफ में भेज रहा हूँ. हालांकि ये बुक हमें बार बार करनी है, आपको क्वेश्चन टिक करने हैं, तो थोड़े से पैसों का लालच मत करिए, इसको मंगा लीजिएगा. और टेस्ट में ये सारे लेक्चर भी आएंगे. कल वाला लेक्चर भी, आज वाला लेक्चर भी. टेस्ट आपका कब है? वेडनेसडे को. ठीक है, तो जब भी है टेस्ट, मतलब मान लो वेडनेसडे नहीं, जो भी आपको डेट दी है मैंने, जो भी दिन दिया है उस दिन टेस्ट है. टेस्ट के पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आप लगा लीजिए. इस पूरी बुक को हमें 3 बार लगाना है टेस्ट के पहले. सारी असाइनमेंट 2 से 3 बार करनी है. ठीक है, तो इसको पूरा ट्राई करो. इस बुक को असाइनमेंट्स करो. अगर आप ये कर लोगे फिर मैं आपको एक लेवल और ऊपर लेके जाऊंगा. ठीक है, इसको, इस बुक को करने का ये फायदा देखिए, आईआईटी को चालू हुए, आईआईटी का जो एग्जाम है 48 ईयर्स हो चुके हैं और इसमें ऑलरेडी 41 ईयर्स के क्वेश्चन हैं. ठीक, तो यानी आईआईटी के अगर आपने सारे पुराने सवाल 5 बार लगा लिए तो ये जान लीजिए कि केमिस्ट्री में 30 से 40% पेपर आपको हिंट मिल जाएगी इन्हीं सवालों से. और एडवांस में सिलेक्शन के लिए कितना पेपर करना होता है? 30 से 40%. ठीक है, एक डिसेंट रैंक लाने के लिए, बहुत अच्छी की बात नहीं कर रहा हूँ कि 500 के अंदर, लेकिन हाँ इस रेंज में एक डिसेंट रैंक लाने के लिए दिस इज द बेस्ट बुक. ये आपके पास होनी ही चाहिए. ठीक सर, हम मेडिकल के हैं, क्या हमारे पास भी होनी चाहिए? नहीं. मेडिकल में, मेडिकल की बुक में पहले ही बता चुका हूँ, एमटीजी की एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स. ठीक है, इसके अलावा कोई भी उल जलूल किताब बेटा मत करो. कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, उल जलूल बहुत सारी किताबें कर रहे हैं, वो कई सारे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, ये सब मत करिए.
अभी आप टाइम रिवीजन में लगाइए। धीरे धीरे मैं आपका कंटेंट बढ़ा दूंगा, ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। धीरे धीरे मैं अपनी क्लासेस बढ़ा दूंगा। इस वीक का टाइम टेबल आप देखोगे तो मैंने अपनी 6 क्लासेस कर दी है, तो धीरे धीरे मैं इसका टाइम भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बेटा सबसे बड़ा सिलेबस केमिस्ट्री का है, क्योंकि फिजिकल भी पढ़नी है, ऑर्गेनिक भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है, तो इट इज ह्यूज। सबसे बड़ा सिलेबस केमिस्ट्री का है, और मार्क्स भी केमिस्ट्री में बहुत आसानी से आते हैं, बहुत आसानी से। ये देखो आईटी के कितने आसान क्वेश्चन हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो खट से सवाल करोगे। देखो टाइम लगा वाला, इसको देखते ही तुम तुरंत कर दोगे। इसको भी अगर ग्राफ याद होता खट से कर देते। तो केमिस्ट्री में ये है कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपके मार्क्स बहुत आते हैं केमिस्ट्री में। इट इज वेरी स्कोरिंग, बहुत ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू।